सो गाइस वेलकम बैक। व्हाट्सअप, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त देव और स्वागत करता हूं एक और सब्जेक्ट की एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो में। काफी अच्छे और पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। हमने अब तक लॉ कंप्लीट कर लिया है, एफएम कंप्लीट कर लिया है, एसएम कंप्लीट कर लिया है एंड आज हम लोग ऑडिट भी कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दो यारो चैनल को, क्योंकि आपके सब्सक्राइब के बिना, आपके लाइक किए बिना हमें काम करने का मोटिवेशन नहीं मिलता। दैट इज व्हाट अवर मोटिवेशन इज। तो चलो सीधे शुरू करते हैं आज के मुद्दे से। चलिए शुरू करते हैं केस स्टडीज ऑन ऑडिट के साथ। काफी बढ़िया कवरेज मैं आज आपको देने वाला हूं, काफी बढ़िया कंसेप्ट क्लैरिटी मैं आज आपको देने वाला हूं। तो हमारे पास आज दो केस स्टडीज है जिनके बेस पर मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं एंड आज हम लोग उन्हीं एमसीक्यूज को सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला केस स्टडी। CA Charan and Associates have been recently appointed as the statutory auditors of Harsh Chemicals Limited for the financial year 24-25. The engagement partner responsible for the current audit program, CA Rakshi Jain, is well aware that many suppliers of chemicals in the chemical industry keep inflated purchase invoices just to reduce their profits and pay less tax. सीधी बात है, आप कोई भी परचेस को एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एक सपोर्टिंग एविडेंस के चलते ही बुक्स में रिकॉर्ड करोगे एंड परचेस के लिए परचेस इनवॉइस से बेटर सफिशिएंट एविडेंस क्या है? तो सिंपल वो बोलते हैं इनवॉइस में जितनी की एक्चुअली परचेस की ना उससे ज्यादा भाव दिखा रहे हैं ताकि ज्यादा परचेसेस रिकॉर्ड हो और कम प्रॉफिट दिखे जितना एक्चुअल प्रॉफिट है उससे। तो उस पर क्या होगा, उसको कम टैक्स भरना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस चलती है केमिकल इंडस्ट्री में और सीए रक्षी को ये चीज बहुत अच्छे से पता है। तो उसने क्या किया, Hence CA Rakshi decided to personally visit the office of the client and obtained an understanding as to how they book the purchases। मतलब परचेसेस को कब बुक करते हैं, किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट्स को परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं, कैसे वो कि कब किस तरह से वो माल डिलीवर होता है, पूरी प्रोसेस ना सीए रक्षी गई ऑफिस में और उसने पूरी ऑफिस में जाके पूरे प्रोसेस को समझ लिया कि ओके इस तरीके से ये एंटिटी परचेसेस बुक करती है। Further, she also observed that the organization has grew up so much that from FY 24-25 it has qualified the conditions of the applicability as per the company's Indian Accounting Standard Rules 2015। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे मार्क कर देते। Earlier it was preparing the financial statements as per the company's Accounting Standard Rules 2006। बेसिकली हमें पता है कि एक स्पेसिफिक टर्नओवर होना चाहिए, एक स्पेसिफिक नेटवर्थ होना चाहिए आपका इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी के लिए एंड द सेम गोज फॉर एएस की एप्लीकेबिलिटी की। तो बोलते हैं कि पिछले साल तक, पिछले फाइनेंशियल ईयर तक ना वो कंपनी पे एएस एप्लीकेबल हो रहा था, इस पर्टिकुलर ईयर से इंड एएस एप्लीकेबल हो रहा है। नहीं घबराना मत, मुझे पता है इंटर सीए में इंड एएस पे बहुत इंटर सीए में इंड एएस पे क्वेश्चन है ही नहीं। तो मैं जो कंसेप्ट्स ऑडिट में आपको पढ़ाए जाने वाले ना उस पे क्वेश्चन है आने वाला है, इस पे इंड एएस पे मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, तो घबराना मत। Hence, she decides to devote more time and human resources towards the same. When the audit actually began, CA Rakshi realized that the materiality limit decided for salary expenses was 50,000। मतलब पहले ऐसा कोई असर्शन नहीं था और ऑडिट शुरू होने के बाद उसे पता चला कि यार सैलरी तो बहुत ज्यादा है, बहुत सारी एंट्रीज है। देखो यहाँ पे बोला गया है बिकॉज देयर वर 1500 जर्नल एंट्रीज। भैया 1500 जर्नल एंट्रीज थी। अब वो कहा एक एक चेक करने बैठे, इसलिए बोले कि 50,000 से कम की वो सैलरी उसको चेक ही नहीं करेगी, मटीरियलिटी लगा दी। इन टोटल पास फॉर द सेम एंड शी टुक द डिसीजन नॉट टू चेक ऑल द एंट्रीज एंड कंसीडर सच मटीरियलिटी लिमिट, जो मैंने आपको बोला वही। फर्दर द कंपनीज बैलेंस शीट हैज बीन डिस्क्लोज एज फॉलोज। जरा देख लेते हैं। शेयर कैपिटल जो है 50 लाख है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 1.5 करोड़, ट्रेड पेबल्स 42 लाख, ठीक है। असेट साइड में अपने पास पीपीई है, इन्वेंट्री है एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। भैया अब ऑडिट में बैलेंस शीट का क्या काम, क्वेश्चन तो इस पे होगा ही, बट जो क्वेश्चन होगा ना मैं बोलता हूँ वो आपके ऑडिट के कंसेप्ट पे बेस्ड होगा, ना कि किसी तरीके के कैलकुलेशन के लिए। इतनी मैं आपको अभी से गारंटी दे रहा हूँ। तो भैया इतनी लंबी चौड़ी बैलेंस शीट क्यों दी है? आपको कंफ्यूज करने के लिए। फर्दर सीए रक्षी वाज वर्किंग अपॉन द सन्ड्री डेटर्स एंड हैज इवैल्यूएटेड द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट फ्रॉम देम। मतलब बोलते हैं आज अगर मैं डेटर को पैसा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने डेटर को 10 रुपए दिए, तो मैं बोलता हूँ कि लुकिंग एट दिस पर्सन 50% चांस है वो मुझे रिपे करेगा, 50% चांस है मुझे रिपे नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या है, रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, मतलब कितने प्रतिशत डेटर्स है जो मुझे रिपे नहीं करेंगे, वो अलग अलग ग्रुप्स के लिए दिया गया है। जैसे देखो, और ये उसने ऑन द बेसिस ऑफ अ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज निकाला है, ध्यान रखना किसी की मदद नहीं ली है। बोलते हैं जितने भी डेटर्स को 30 दिन तक का क्रेडिट पीरियड दिया है, मतलब ऐसे 430 डेटर्स है, और बोलते हैं 15% रिस्क है कि वो रिपे नहीं करेंगे।
इसी तरह से between 31 to 60 days there are 147 such debtors and the risk of non payment is 64%. and above 60 days की मैं बात करूं तो 94 debtors है and 30% chance of non repayment. तो ये आपकी पूरी की पूरी केस स्टडी है. भैया बहुत कंफ्यूज हो रहा है. अरे मैं हूं ना, काय को टेंशन ले रहे हो. चलो देखते हैं. पहला एमसीक्यू. रेफरिंग टू द प्रोसीजर सीए रक्षी जैन अडॉप्टेड by personally visiting the office of the client to obtain an understanding of the purchases, what is CA रक्षी जैन trying to do? सिंपल सा इन्होंने सवाल पूछा है कि ये जो इसने प्रोसीजर किया हुआ है ना यहाँ पर, ये पूरा कि फेक परचेसेस बुक कर रहे हैं तो देखने के लिए वो गई, उसने क्या किया ये, whether she is developing an audit plan, whether she is developing an audit strategy, she is developing an audit program to be implemented as per the audit strategy, or she is checking the ethical requirements. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. As per Standard on Auditing 300, planning and audit of financial statements, आप जब भी ऑडिट प्लान करते हो ना तब आपको कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं. अब मुझे एक बात बताओ, अगर सीए रक्षी जैन को ये पता ना चलता कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में फेक परचेसेस बुक होते हैं, फॉर्ज परचेसेस बुक होते हैं, तो क्या वो इस तरीके का प्रोसीजर करती? नहीं, क्योंकि होता ही नहीं या पता ही नहीं चलता तो करती नहीं ना. ये प्रैक्टिस हो रही है. तो कहने से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जिस कंपनी की ऑडिट कर रही है, मतलब कौन सी कंपनी की ऑडिट कर रही है, वो हर्ष केमिकल्स की ऑडिट कर रही है, उसमें भी ये माल प्रैक्टिस फॉलो होती हो, तो उसने एक तरीके का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया है ये जानने के लिए कि क्या इस पर्टिकुलर एंटिटी में भी फॉर्ज परचेजेस तो बुक नहीं हो रही है लाइक द अदर प्लेयर्स आर डूइंग इन द केमिकल इंडस्ट्री. तो मैं कहूंगा ये एक ऑडिट प्लान का पार्ट है कि आप बाकी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स अपार्ट फ्रॉम द एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी यूज्ड एज आरएपी, आप बाकी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को भी कंडक्ट करें. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए. अब आप में से काफी लोग कहेंगे भैया ऑडिट स्ट्रैटेजी क्यों नहीं? याद रखना, ऑडिट स्ट्रैटेजी में आप सिर्फ तब एंटर करोगे जब आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को कंप्लीट कर लिया है. अब तक आप कर ही रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स रहे हो तो आप ऑडिट स्ट्रैटेजी में कैसे आ सकते हो? एंड वैसे भी ऑडिट स्ट्रैटेजीज तो आपको ये बताता है ना कि कौन से रिसोर्सेज कितने कहाँ पे डिप्लॉय करने हैं, ये सारी चीजें बताता है ऑडिट स्ट्रैटेजी. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कंडक्ट करना नहीं बताता है. ऑडिट प्रोग्राम तो इन दोनों का इंप्लीमेंटेशन है, ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रैटेजी का, तो वो तो हो ही नहीं सकता. एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स तो पूरा ही अलग है. क्वेश्चन नंबर 2. Referring to her observation that the company is now applicable for Ind AS instead of AS, how is such an observation relevant towards her audit? उसने ऑब्जर्व तो कर लिया कि अभी पहले कंपनी पे AS लगता था, अब Ind AS लगता है, बट उससे उसको क्या फायदा हो रहा है? कुछ तो फायदा होता होगा ना. देखो, this is an industry specific reporting requirement and she needs to take this in account while deciding her scope of audit while framing audit program. ठीक है. This is a change in the management of the entity and she needs to report the same in her audit report. ठीक है. This is a matter of her professional judgment and she needs to consider the same while framing her audit strategy. Yes, this is the right answer. याद रखना, जब भी आप ऑडिट स्ट्रैटेजी बना रहे हो ना तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंजेस आए तो आपको ये चीज आपके ऑडिट स्ट्रैटेजी में कंसिडर करनी पड़ेगी और उसके क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं आपके ऑडिट में वो आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी में बताना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ योर प्रोफेशनल जजमेंट. ध्यान रखना ये चीज. तो इसका आंसर ऑप्शन सी है. सीए रक्षी जैन हैज ऑब्टेन्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परचेजेस प्रायर टू ऑडिटिंग देम. सिंपल सी बात है. दिस पर्टिकुलर प्रोसेस नीड्स टू बी सुपरवाइज्ड एंड रिव्यूड. मतलब ये जो उसने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया, बोलते हैं उस पर्टिकुलर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे ना उसको कोई और लोग, एंगेजमेंट टीम के कुछ और मेंबर्स हो सकते हैं, उन्हें उस काम को सुपरवाइज करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा. विद रेफरेंस टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर रिव्यू. तो याद करो, 4 फैक्टर्स थे जो जिनके लिए सुपरविजन एंड रिव्यू चाहिए था ऑडिट प्लान का. तो उनमें से कौन है? याद करो. साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिट. हाँ भैया, ये वाला तो था, इसके लिए तो सुपरविजन एंड रिव्यू की जरूरत है. हमने क्या बोला? विच ऑफ दिस फैक्टर्स शैल नॉट बी कंसीडर्ड. एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल्स, ये नहीं था, ये वाला पर्टिकुलर चीज नहीं था इसमें. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. मैं क्रॉस क्यों कर रहा हूं? बाकी असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, ये भी फैक्टर बनता है. कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर्स व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क, ये वाला भी एक सुपरविजन एंड रिव्यू का फैक्टर बनता है. तो ध्यान रखिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू. Is CA Rakshi correct in inserting the materiality of 10,000 in checking the salary expense merely on the basis that there are 1500 entries? ये जो हमने पढ़ा था ना अभी,
कि भैया 1500 एंट्रीज थी, तो उसने बाद में से पहले तो इसने सिलेक्ट किया था कि भाई मैं सारा एंट्रीज चेक करूंगी, बट बाद में उसने अपना डिसीजन चेंज कर दिया एंड देन शी सेड कि भैया मैं सिर्फ वही एंट्रीज चेक करूंगी जो 50,000 के ऊपर की है। तो ये उसने काम है ना, द फैक्ट इज कि ऑडिट शुरू होने के बाद उसे पता चला, तो ऑडिट शुरू होने के बाद उसने ये चेंज किया। तो क्या इज इट जस्टिफाइड? देखते हैं। नो, बिकॉज वंस द ऑडिट प्रोग्राम हैज बीन टेकन इनटू implementation it cannot be modified. No, because by doing this she is going out of her scope and limitation of audit. Yes, because she as an auditor every time needs to consider any materiality while checking such expense. Yes, because she can modify the audit program later and consider only those steps useful in accomplishing the verification procedure in the most effective manner. Yes, this is the right answer. पता है क्यों? सिंपल सी बात है, देखो ऑडिट है ना, एक टाइम बाउंड प्रोसेस होता है। आप बोलते हो कि मुझे 100% चेकिंग करनी है, तो वो लिमिटेड टाइम में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें होती है यार। सैलरी बोलो, सेल्स बोलो, परचेसेस बोलो, इंपोर्ट परचेसेस, कितनी सारी चीज होती है, पीपी बोलो, उसमें बहुत टाइम वैसे भी जाने वाला है। तो आप पता है क्या कोशिश करते हो कि कम से कम टाइम में, कम से कम एफर्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो आपके ऑडिट का, और ज्यादा से ज्यादा आपको अश्योरेंस आप दे पाओ। आप बस इसी चीज की कोशिश करते हो जब आप ऑडिट पे जाते हो। एंड इसीलिए पता है एक लॉ ऐसा बनाया गया है कि जब एक बार ऑडिट प्रोग्राम है ना, आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार ऑडिट शुरू होने के बाद आपको ऐसा लगे कि ऑडिट प्रोग्राम को मॉडिफाई करना होगा एंड सिर्फ हमें कुछ ऐसे स्टेप्स को चेंज करना होगा और उसे किसी ऐसे स्टेप के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा जिसमें कम टाइम एंड एफर्ट लगे बट कवरेज ज्यादा हो, तो आप ऑडिट प्रोग्राम में इस तरीके का मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर वही हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। Which of these following procedures shall not be ideally applied by CA Rakshi in reference to the checking of the cash balance of 2 lakh as appearing in the face of the balance sheet? मतलब ये बैलेंस शीट पे आ जाओ, देखो ये आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंस दिख रहा है ना 2 लाख रुपीस का। बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को आप कैसे चेक, आप जिस तरह से चेक करते हो ना, इन चारों में से एक ऐसा तरीका है जो गलत है, जिस तरीके से आपको चेक नहीं करने चाहिए। सरप्राइज विजिट्स बाय हर टीम टू द ऑफिस फॉर कैश काउंटिंग, ये तो होना ही चाहिए भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साइमल्टेनियस चेकिंग ऑफ ऑल द कैश बैलेंसेस टुगेदर, सीधी बात है, अगर एक से ज्यादा कैश बैलेंसेस है तो सारे आप एक साथ करोगे, मतलब अलॉट करके साइमल्टेनियसली सारे आप एक साथ करोगे तो ही टाइम पे कैश काउंटिंग कंप्लीट होगी, या आई वुड से एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में आपकी कैश काउंटिंग कंप्लीट होगी। कैश काउंटिंग विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कैशियर एज अ इंडिपेंडेंट इज रिक्वायर्ड, ये गलत है। पता है क्योंकि ये दिस इज द आंसर, पता है क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, आप कहीं ऑडिट पे जा रहे हो, आपने कैशियर की प्रेजेंस के बिना ही कैश काउंट किया एंड बुक्स में कैश लिखा है 15,000, चलो 2 लाख लिखा है कैश, एंड आपका कैश काउंटिंग आया 1,90,000, तो वो कैशियर ना ऑडिटर पे नाम डाल सकता है कि 10,000 ऑडिटर चोरी करके गया, क्योंकि जब वो गिन रहा था तब मैं था नहीं, तो मैंने नहीं देखा कि उसने ईमानदारी से काउंट किया कि नहीं। आपके ऊपर वो नाम थोप सकता है। तो इसीलिए इट इज ऑलवेज एडवाइस कि जब भी कैशियर प्रेजेंट हो तभी कैश काउंटिंग करो। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। Not to verify the BRS unless it is not signed by the authorized person, ये तो ऑफ कोर्स BRS जब तक साइन ना हो तब तक करना भी नहीं चाहिए, वैलिड स्टेप है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, कैशियर की प्रेजेंस के बिना यू शुड नॉट कैश काउंट। नेक्स्ट MCQ, while checking the inventory value to 40 lakh, she decided that she will take special care that she will calculate the ITR and only then, in ITR मतलब inventory turnover ratio, and only then physically verify the stock lying with the godown. Such a procedure is followed to verify what? उसने बोला कि इन्वेंट्री को फिजिकल गोडाउन में जाके चेक करने से पहले ना वो एक बार इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेगी, और उसके बाद उसकी जो बुक्स में वैल्यू आ रही है ना, जो उसने बैलेंस शीट में डाली है, वो बैलेंस शीट से तो वेरीफाई करूंगी जो उसको रेशियो से वैल्यू आ रही है इन्वेंट्री की, साथ ही साथ वो वैल्यू को मैं फिजिकली भी वेरीफाई करूंगी कि क्या सच में उतने की इन्वेंट्री है कि नहीं। तो इससे उसको तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने से उसे क्या मिलेगा? देखो इसका आंसर है ऑप्शन है कंप्लीटनेस ऑफ इन्वेंट्री। उसे पता चलेगा कि 40 लाख की इन्वेंट्री मुझे रेशियो से आ रही है, तो क्या पूरी की पूरी 40 लाख की इन्वेंट्री बुक्स में दिख रही है, क्या पूरी की पूरी 40 लाख की इन्वेंट्री फिजिकल वेरिफिकेशन पे दिख रही है, तो वो 40 लाख की वैल्यू उसको वहां से आएगी। तो दिस कंप्यूटेशन ऑफ ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, विल वेरीफाई द कंप्लीटनेस ऑफ द इन्वेंट्री। एग्जिस्टेंस है कि नहीं ये तो फिजिकल वेरिफिकेशन से पता चलता है। लीगल ओनरशिप के लिए तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एंड वैल्यूएशन के लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, लाइक इंड AS 2 या AS2 व्हिच डील्स विद वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो रेशियो से आपको कंप्लीटनेस पता चलती है, ध्यान रखना। CA Rakshi decides not to check all debtors and only to check on the group of debtors having the highest risk percentage। मतलब ये देखो 3 तरीके के मैंने डेटर्स बोले थे ना, बोलते हैं इसमें से जिसका हाईएस्ट रिस्क परसेंटेज है ये वही चेक करेगी। किसका हाईएस्ट रिस्क परसेंटेज है बिटवीन 31 to 60 days? 64%। बोलते मैं यही डेटर्स चेक करूंगी। The ones offered a credit period between 31 to 60 days, like I said,
व्हाट काइंड ऑफ एन ऑडिट सैम्पलिंग है सीए रक्षी परफॉर्म? इसका आंसर पता है क्या है? इसका आंसर रैंडम सैम्पलिंग तो है ही नहीं, क्योंकि वो रैंडम तो उठा नहीं रही है। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। देखो प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एनालिसिस यूज नहीं किया हुआ है। रैंडम सैम्पलिंग भी इसका आंसर नहीं, क्योंकि ऐसे ही नहीं उठाया। इट इज बिटवीन स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल। जो लोग स्टैटिस्टिकल कह रहे हैं, लेट मी टेल यू, यू ऑल आर रॉन्ग, एंड जो लोग नॉन स्टैटिस्टिकल कह रहे हैं ना, यू ऑल आर राइट। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने एक लाइन मेंशन की है कि इसने ये जो इवैल्यूएशन किया हुआ है, ये किस बेसिस पे किया हुआ है? क्या कोई मैथमेटिकल मेथड के बेसिस पे किया हुआ है? नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ अर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। मतलब कहने से दिस इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। उसने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज करके ये चीज निकाली है कि कितना % रिस्क है। कोई मैथमेटिकल मेथड फॉलो करके नहीं निकाला, तो इसका आंसर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हो ही नहीं सकता। इसका आंसर ऑप्शन सी होता है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। एंड विद दिस आवर केस स्टडी नंबर 1 इज ओवर। सो गाइज नाउ लेट्स बिगिन विद केस स्टडी नंबर 2। चलिए, CA Anisha has been appointed as the statutory auditor of Lucky Limited, an unlisted company। एक unlisted company है Lucky Limited, जिसकी statutory auditor CA Anisha अपॉइंट हुई है। Involved in the manufacturing and selling of dairy products। काम क्या है इसका? dairy products बना के बेचने का। CA Anisha knew that before beginning the audit, it is very necessary that she obtains a detailed understanding of the entity and its environment। सीधी बात है, ये हमारी ऐसे 315 की रिक्वायरमेंट हो गई। The following are some of the controls which were found by CA Anisha while evaluating the organization। तो अनीशा ने जब इंटरनल कंट्रोल्स देखे तो कुछ उसको इंटरनल कंट्रोल्स उसने यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन से देखते हैं? The management of Lucky Limited only hires such people in the finance department who have undergone at least a degree in finance, that is Bachelor of Accounting and Finance। मतलब बेसिकली क्या बोलता है कि जब तक आपके पास कोई भी फाइनेंस रिलेटेड डिग्री नहीं है, तब तक आप लकी लिमिटेड की जो फाइनेंस टीम है उसका हिस्सा नहीं बन सकते। मतलब मेरे पास एक बैफ की डिग्री होनी चाहिए या ऐसी कोई फाइनेंस डिग्री होनी चाहिए, तभी मैं बन सकता हूँ। ओके, ये एक इंटरनल कंट्रोल बताया रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट। दूसरा क्या है? द एंटिटी हैज इट्स ओन सॉफ्टवेयर कॉल्ड लक कीपर। वाह, जैसे एक बुक कीपर होता है वैसे इन्होंने लक कीपर रख लिया, विच रिकॉर्ड्स ऑल द डेली सेल्स एट ऑल द आउटलेट्स ऑफ लकी लिमिटेड अक्रॉस इंडिया। The sales are firstly recorded into the outlet's ledger account, and at the everyday end, the final balance in every outlet ledger is transferred into the general sales ledger। बेसिकली क्या बोलते हैं कि इनके पास खुद का सॉफ्टवेयर है, और लकी लिमिटेड की ना काफी सारी आउटलेट्स है ऑल अक्रॉस इंडिया। जैसे अमूल डेयरी की कैसी है, वैसे लकी लिमिटेड की भी है। तो वो क्या करते हैं कि जब भी कोई भी लकी लिमिटेड की आउटलेट कोई भी डेयरी प्रोडक्ट बेचती है, तो पहले वो जो लक कीपर सॉफ्टवेयर है वो समझो मुंबई की आउटलेट ने बेचा, तो मुंबई आउटलेट अकाउंट में पहले रिकॉर्ड होता है, और ऐसे ही सारी आउटलेट्स अकाउंट में रिकॉर्ड होता है जैसे जैसे वो सेल करती है। और हर दिन के एंड में जितने आउटलेट अकाउंट्स में जितना भी फाइनल बैलेंस है ना, वो सब का बैलेंस क्लब होके आपके कहाँ पे चला जाता है? फाइनली सेल्स अकाउंट में चला जाता है। फाइनल जो कंसोलिडेटेड सेल्स अकाउंट है उसमें इस तरीके से अकाउंटिंग करता है सेल्स की। She also was thinking that at the end of her audit assignment, she has emphasized on certain reporting aspects for this. She has shortlisted certain transactions as follows। बोलते हैं कोई रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं तो भी उसको रिपोर्ट करना है, इसलिए उसने ये ट्रांजेक्शंस लिए हैं। देखते हैं। एडवांसेस टेकिंग फॉर फर्निशिंग द डे टू डे रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। देखो, सन्ड्री डेटर्स को प्लेस करके, इन्वेंट्री को प्लेस करके उसको 3 करोड़ और 2.5 करोड़ मिला फ्रॉम ICICI एंड HDFC रिस्पेक्टिवली। मतलब कहने से ये आपका वर्किंग कैपिटल लोन हो गया एक तरीके से, क्योंकि आप असेट्स को आप देखो ना, करंट असेट्स को प्लेस कर रहे हो और बदले में आप अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए लोन ले रहे हो, तो दिस इज डेफिनेटली अ वर्किंग कैपिटल लोन। एक दूसरा ट्रांजैक्शन है, डिटेल्स ऑफ अनपेड टैक्स लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग एज ऑफ 31 मार्च। 30 जून को एडवांस टैक्स भरना था, वो भरा नहीं है 70 का। 7 फरवरी मतलब जनवरी मंथ का जो TDS है 15,000 का, वो नहीं भरा है। 20 अक्टूबर को GST का ड्यू डेट आता है, वो नहीं भरा है 40,000। और 30 सितंबर को प्रोफेशनल टैक्स का ड्यू डेट है, वो नहीं भरा है। ठीक है, ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला, फर्दर व्हाइल शी वाज प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द फाइनलाइजेशन ऑफ द ऑडिट, she remembered that she had to mention the fact that the financial statements of the company have been prepared as per the Ind AS mentioned under Division 2 of Schedule 3 of Companies Act 2013। सिंपल सी बात है, देखो कंपनीज एक्ट में ना 3 डिविजन है, इसमें से डिवीजन 1 AS के बारे में बात करता है, डिवीजन 2 Ind AS के बारे में बात करता है, ठीक है, और डिवीजन 3 कुछ NBFCs के लिए है। तो आपको ये इतना सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये फैक्ट का ध्यान रखना है कि कंपनी का एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 दैट इज Ind AS। ठीक है, और इसको ये फैक्ट जो है ना उसने ऑडिट रिपोर्ट में कहीं तो भी मेंशन किया है। ऑल्सो शी वाज सपोज्ड टू डिस्क्लोज अबाउट द सेल्स एज देयर वाज अ न्यू अमेंडमेंट इन द लॉ। ध्यान से सुनना, दैट द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द सेल्स व्हेनेवर ही ऑडिट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द डेयरी कंपनी। लॉ ही आ गया, बोलते हैं कि जब भी आप
डेयरी कंपनी को ऑडिट करोगे ना, तब आपको सेल्स ऑडिट रिपोर्ट में दिखानी पड़ेगी कितनी हुई है। एंड हेंस शी मेंशन्ड बोथ सच फैक्ट्स अंडर द रेलेवेंट पैराग्राफ अंडर द ऑडिट रिपोर्ट। मतलब जो लॉ आया वो भी और ये वाला फैक्ट भी कि उसको सेल दूसरा क्या है, हाँ AFRF के बारे में भी। She had also obtained a signed certificate from the bank that the entity is not in insolvent position and has the caliber to progress even in the future। सीधी बात है ना, आप बैंक को आपके असेट्स दिखाओगे, लाइबिलिटीज दिखाओगे, 2 मिनट में पता कर देंगे आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है और कितना कैलिबर है आगे से बढ़ने का। तो उसने क्या किया, साइन सर्टिफिकेट ले लिया बैंक से कि क्या ये कंपनी जिसकी मैं ऑडिट कर रही हूँ उसकी फ्यूचर में भी ऑडिट कर सकती हूँ, क्या वो कंपनी सच्ची में आगे बढ़ सकती है, कितना कैलिबर है, कल उठ के बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएगी। ऐसा उसने कुछ इंक्वायरी करके साइन सर्टिफिकेट लिया होगा कुछ मैटर। चलो, तो बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स पिक अप द करेक्ट आंसर्स। देखते हैं, टू विच एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल डज द सिलेक्शन ऑफ फाइनेंस एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ BAF डिग्री रिक्वायर बिलोंग टू, सॉरी। तो देखो यहाँ पर जो मैंने ये कंट्रोल बताया ना, मैनेजमेंट ऑफ लक्की लिमिटेड ओनली हायर सच पीपल इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट हु हैव अंडरगॉन एटलीस्ट अ डिग्री इन फाइनेंस, बोलते हैं ये आपके इंटरनल कंट्रोल का कौन सा पार्ट है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस मतलब क्या, आप ये एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही लोग हायर करे सही काम के लिए, और ये पार्ट है ना आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाता है। तो दिस आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इसका ध्यान रखना। टू विच एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल डज द रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स इन द आउटलेट लेजर एंड द जनरल लेजर बिलोंग टू। सिंपल सी बात है यार, ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि ये सारा काम सॉफ्टवेयर कर रहा है, लक कीपर जो उसका सॉफ्टवेयर है वो कर रहा है। तो सीधी बात है ये इसके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का पार्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर कंट्रोल एनवायरनमेंट कंट्रोल एक्टिविटीज मॉनिटरिंग नहीं, द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। इसका आंसर ऑप्शन डी है। अब मजा आएगा। हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल सैंक्शन शुड बी रिकॉर्डेड बाय द एंटिटी अंडर कारो 2020। अब आप क्लॉज सुनना क्या है। कारो 2020 का लॉ ये बोलता है कि अगर इस पूरी कंपनी को साल में कभी भी, आई रिपीट, साल में कभी भी 5 करोड़ रुपीस के ऊपर के वर्किंग कैपिटल सैंक्शन हुए हैं तो आपको वो पूरे के पूरे सैंक्शंस को रिपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या साल में कभी भी 5 करोड़ के ऊपर गया है, एग्रीगेट वैल्यू देखनी है। सन्ड्री डेटर्स प्लेज करके ICICI बैंक से 3 करोड़ और इन्वेंट्री प्लेज करके HDFC बैंक से 2.5 करोड़, टोटल होता है 5.5 करोड़। यस सर, सॉरी यस भैया, आपकी 5.5 करोड़ की लिमिट है, मतलब आपका 5 करोड़ क्रॉस हो चुका है, आपका 5 करोड़ हो चुका है क्रॉस। तो आपको पूरा का पूरा 5 करोड़, सॉरी पूरा का पूरा 5.5 करोड़ रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसका आंसर ऑप्शन सी है। हाउ मच अमाउंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यू शुड बी रिकॉर्डेड बाय द एंटिटी अंडर कारो 2020। अब सीधी बात है, पहले तो आप ये फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे, अगर सारे पेड होंगे तो आप फैक्ट डिस्क्लोज करोगे कि आपके सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज पेड है, और अगर पेड नहीं है तो आप वो फैक्ट तो लिखोगे कि अनपेड है, बट याद रखना आपके बैलेंस शीट डेट से 6 महीने, आई रिपीट, आपके बैलेंस शीट डेट से ना 6 महीने से पहले जो पेमेंट्स ड्यू हो चुके हैं उनको भी आप रिकॉर्ड करोगे। यस, तो देखो कौन से पेमेंट्स हैं। आपकी बैलेंस शीट डेट ऑफकोर्स 31 मार्च है, उससे 6 महीने से ज्यादा, नॉट 6 महीने या उससे ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा। 6 महीने से ज्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी ICICI की मॉड्यूल में मोर देन 6 मंथ्स लिखा हुआ है, इसीलिए। तो ये देखो 30th जून, बट ऑफकोर्स ये आपका आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 30 जून फॉल्स बिफोर 30 सितंबर, मतलब ये 6 महीने से ज्यादा का ड्यू पीरियड है और आपने अब तक पे नहीं किया, रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये तो अभी 7 फरवरी है तो इसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। 20 अक्टूबर, सितंबर से ये साइड है। प्रोफेशनल टैक्स 30 सितंबर, मैंने पहले ही बोला था क्या कि 6 महीने से ज्यादा, तो ये तो एग्जैक्टली 6 मंथ्स आ रहा है ना। मैंने नंबर ऑफ डेज नहीं बोला है, मैंने मंथ्स बोला है। जब भी मंथ्स हो तो आपको इसी तरह से गिनना है, ठीक है। तो ये तो प्रोफेशनल टैक्स है तो ये भी नहीं आएगा। तो द करेक्ट आंसर टू दिस इज ओनली द 70,000 रुपीज ऑफ योर एडवांस टैक्स शुड बी रिकॉर्डेड, ऑप्शन बी। In which of the following paragraphs of the audit report would she mention that the financial statements of the entity have been prepared in accordance with the Indian accounting standards? सीधी बात है, मुझे एक बात बताओ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? भैया वो तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऑफकोर्स आप कौन से पैराग्राफ में डालोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑप्शन बी। समझा? ओपिनियन में नहीं जाएगा, बेसिस में नहीं जाएगा, की ऑडिट में नहीं जाएगा। And next, in which of these paragraphs of the audit report would she expressly mention the amount of sales as required by the recent amendment in the law? सीधी बात है, ध्यान से सुनना। अगर आप याद रखना, आपके मॉड्यूल में ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है
कि अगर कोई लॉ या रेगुलेशन में ये लिखा हुआ है कि एक ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, तो अगर वो एक लिस्टेड एंटिटी नहीं है ना, तो आपको कारो में भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए देखो, लकी लिमिटेड लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है? इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी, इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी। तो आपको ये चीज यहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। इसको हम रिपोर्ट करेंगे अंडर की ऑडिट मैटर्स। कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे? की ऑडिट मैटर्स। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि हम और इफेक्टिव वीडियोस ला सके फ्यूचर में। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। होप दिस हेल्प यू।